इंटरस्टेलर फार्मासिस्ट अध्याय 6। ठगा गया। थोड़ी देर बाद बटलर बाहर आया और दोनों को अध्ययन कक्ष में ले गया। तांग शिन ने तांग जिंगनन को उत्सुकता से देखा। ये पहली बार था जब उसने एक घटिया पिता को देखा था। वह 40 के दशक में एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की तरह लग रहा था। वह बहुत युवा और बहुत राजसी था। वह 1 दर्जन बच्चों के पिता से बिल्कुल अलग था। जब उसने इसके बारे में सोचा तो वह सही थी। बदमाश शब्द कभी भी एक बदमाश के चेहरे पर नहीं उकेरा जाएगा। रूप और व्यक्तित्व विपरीत हैं। महिलाओं को बेवकूफ़ बनाना आसान है। बटलर ने कहा, तुम मुझे देखना चाहते हो? तांग जिंगनन ने सीधे तांग शिन की आंखों में देखा। तांग शिन ने टालमटोल नहीं की और शांति से पीछे देखा। 10 भाई मेरे घर में घुस गए और मुझे मारना चाहते थे। मेरे पिता इस मामले के बारे में क्या सोचते हैं? तांग परिवार के नियमों के अनुसार इसे तांग परिवार से निष्कासित कर दिया जाना चाहिए और उसी समय रद्द कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने तांग परिवार के कुलपति प्रतियोगिता में भाग लिया। मौत जैसा सन्नाटा। बटलर ने अपनी सांस रोक ली और ऐसा दिखावा किया जैसे वह अस्तित्व में ही नहीं है। तांग जिंगनन ने डेस्कटॉप पर अपनी तर्जनी उंगली टैप की। बटलर ने मुझसे कहा कि तुमने लाओशी के गार्ड को लूट लिया। तांग शिन ने अपना सिर हिलाया। मैंने किसी और का गार्ड नहीं छीना है। मैंने बस तांग परिवार के नियमों का पालन किया और घर छोड़ने से पहले अपनी पसंद का गार्ड चुना। अगर मेरे पिता को लगता है कि मेरा काम गलत है तो कृपया मुझे बताएं कि मैंने तांग परिवार का उल्लंघन किया है। घर का कौन सा नियम है? तांग जिंगनन ने भौहें सिकोड़ी। अगर बूढ़ा आदमी भावनात्मक रूप से उससे बहस कर रहा है तो वह मामले को उजागर करने के लिए उनमें से प्रत्येक के खिलाफ 56 मैच खेल सकता है। लेकिन ओल्ड बा ने शांति से उससे पूछा कि वह कहाँ गलत थी और वह वास्तव में बोल नहीं सका। आखिरकार इस तरह की बात डिफ़ॉल्ट रूप से तय होती है। उसे तांग परिवार के मुखिया के रूप में भी मत देखो। पीछे लोगों का एक समूह घूर रहा है, उसका हैंडल पकड़ने के लिए इंतजार कर रहा है। वह गोरा होना चाहिए, भले ही वह केवल चेहरे पर गोरा दिखता हो। ये सोचकर उसने सवाल बदल दिया। जब बटलर घर में आया तो उसने अपनी आंखों से तुम्हें लाओ शे को खंजर से मारते हुए देखा। तुम्हारा स्पष्टीकरण क्या है? तांग शिन ने अपना सिर उठाया और छाती को बाहर निकाला और आत्मविश्वास से उत्तर दिया, मैं एक वैध बचाव हूँ। मेरी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमें ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि वह हमला करने की क्षमता खो दे। उदाहरण के लिए, एक स्थिर लाश बन जाना। बहुत बकवास है। तांग जिंगनान ने उदास चेहरे के साथ पूछा, आपके पास ये साबित करने के लिए क्या सबूत है कि लाओ शे ने आप पर हमला करने की पहल की थी? तांग शिन ने चुपके से उपहास किया। तांग निंग ने उसे खोजने की पहल की। क्या ये पर्याप्त नहीं है? यह मन और महत्वहीन के बीच का अंतर है। वह चाहती थी कि वह सक्रिय रूप से साबित करे कि तांग निंग ने उस पर हमला किया था, न कि यह कि तांग निंग उसके संदेह को दूर करने के लिए कोई सबूत लेकर आए। सौभाग्य से उसने पहले ही सावधानी बरती थी। मेरे कमरे में एक पिनहोल कैमरा है और मैंने सब कुछ कैद कर लिया है। अगर मेरे पिता इसे देखना चाहते हैं तो मैं वापस जाकर इसे ले सकता हूँ। तांग जिंगनन स्थिर हो गई। तांग शिन को ऐसे देख रही थी जैसे वह कोई अनजान व्यक्ति हो। उसे उम्मीद थी कि वह ये पूछेगा, इसलिए वह तैयार थी। कोई ज़रूरत नहीं है। तांग जिंगनन की छाती में जकड़न। लाओ शे उनका सबसे प्रिय बेटा है और वह तांग परिवार में एक दुर्लभ प्रतिभा भी है। उसे लाओ शे को रखना ही है, चाहे वह सार्वजनिक हो या निजी। तांग परिवार का सबसे अधिक आशावान व्यक्ति जो कुलपति का पद पाने के लिए अभी 20 वर्ष का भी नहीं हुआ है, कुलपति प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तांग परिवार से बाहर निकाला जाने वाला है। बच्चों की चाहे कोई भी कक्षा हो, ऐसा मजाक कभी नहीं हुआ। वह लाओ शे की आवेगशीलता के स्रोत को लाओ बा तक खींचना चाहता था और असफल रहा। वह पुराने 10 को धोना चाहता था, लेकिन वह असफल रहा। ऐसा लगता है कि आप केवल परिवार का कार्ड ही खेल सकते हैं। आखिरकार लाओ शे जवान और ऊर्जावान है। आप एक बहन हैं, इसे सहन न करें। क्या आपके पास उसे घर से बाहर निकालने का दिल नहीं है? तांग जिंगनन ने गंभीरता से कहा। तांग शिन अविचलित रही। यदि आप कुछ गलत करते हैं या परिवार के नियमों का उल्लंघन करते हैं तो आपको दंडित किया जाना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं। कुछ देर रुकने के बाद उसने सुझाव दिया, नहीं तो मेरे पिता परिवार के मुखिया हैं और 10वें भाई के लिए तांग परिवार के नियम बदल दिए गए हैं। इस तरह 10वां भाई घर पर आसानी से रह सकता है। हाउसकीपर ने अपना पसीना पोंछा। उसे लगा कि मिस आर्ट उसके प्रति अनादरपूर्ण व्यवहार कर रही है और उसने शिकायत की। लेकिन अब देखो, मिस आर्ट ने पैट्रियार्क को मुंह तक नहीं दिखाया। ये सोचकर मिस आर्ट उसके प्रति काफी विनम्र है। तांग परिवार के पारिवारिक नियम पूर्वजों द्वारा सौंपे गए थे। क्या उन्होंने इसे कहते समय इसे बदल दिया? तांग जिंगनन ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, हर कोई जानता है कि लाओ शे अगले कुलपति के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार हैं। क्या आप वास्तव में अकेले ही आगे बढ़ने जा रहे हैं? तांग शिन ने आह भरते हुए कहा, सब कुछ मेरे पिता पर निर्भर है। भले ही मेरे पिता मेरे 10वें छोटे भाई को परिवार का मुखिया बनाने का फैसला करते हैं, मैं असहमत होने की हिम्मत नहीं करता। तांग परिवार के सदस्य के रूप में मैं केवल तांग परिवार के लिए चुपचाप प्रार्थना कर सकता हूँ। तांग निंगई की IQ, वह परिवार का मालिक है और तांग परिवार का भविष्य चिंताजनक है। ये शब्द सुनकर तांग जिंगनन की आग भड़क उठी।
तांग शिन विनम्र दिख रही थी, लेकिन उसके शब्दों में कांटे थे। तांग निंग यी उनका पसंदीदा बेटा है। हालांकि वे अक्सर कहते थे कि तांग निंग अप टू डेट नहीं है, यह अच्छा नहीं है, वह अच्छा नहीं है, लेकिन उन्हें वास्तव में अपने बेटे पर बहुत गर्व था। अब उनका बेटा तांग शिन के मुंह में है, बेकार की तरह अवमूल्यन किया जा रहा है। कोई भी उनके बेटे को नीचा नहीं देख सकता, भले ही वो उनकी बेटी ही क्यों न हो जो तांग निंग यी को नीचा दिखाती है। तांग जिंगनन बस चिल्लाना चाहता था, और जब उसके शब्द उसके गले में वापस आ गए तो वह लाओ बा से शिकायत वापस लेने के लिए कहना चाहता था। अगर कोई बड़ी गड़बड़ी होती है तो वह ज्यादातर लोग चुटकुले देखते हैं। उनके बच्चों के अलावा तांग परिवार के कई बच्चों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। अगर शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी तांग निंग को खेल से बाहर किया जा सकता है तो कई लोग अनायास एकजुट हो जाएंगे और उसे निर्णय लेने के लिए मजबूर करेंगे। जितना अधिक वो इसके बारे में सोचता, उतना ही अधिक तांग जिंगनन चिढ़ जाता। ऐसा हुआ कि 8वें बूढ़े व्यक्ति ने कुछ भी नहीं किया था और वह अपने बेटे को सही नहीं ठहरा सकता था। बूढ़ा 10 साल का, वह बेवकूफ़, उसने कुछ करने से पहले अपने दिमाग का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? उसके लिए ऐसी आपदा से निपटना मुश्किल है। क्या तुम्हारे पास कोई सामान्य ज्ञान है? क्या तुम कोई मामूली काम नहीं करोगे? तांग जिंगनन को बस इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि बूढ़ा आदमी उसके प्यारे बेटे को नापसंद करता है। जब वह पलटा तो उसने उसे डांटना चाहा। बूढ़े 10 तांग परिवार को एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएंगे, मैं उसे भगा नहीं सकता। गहरी सांस लेते हुए तांग जिंगनन ने गहरी आवाज में कहा, क्या आप जानते हैं कि तांग परिवार के बच्चे घर छोड़कर परिवार के मुखिया के पद के लिए संघर्ष क्यों करना चाहते हैं? आप संघर्ष में तेजी से बढ़ेंगे। 10 या 20 साल बाद, चाहे आप कहीं भी हों, क्या करें, इस तरह का संघर्ष अनुभव आपकी अनमोल संपत्ति बन जाएगा। इस अनुभव को संजोना सीखें, उसे कम मनाओ। कितने लोग अपनी किस्मत पर सोकर नहीं जाग सकते? क्या बूढ़ा आदमी नहीं चाहेगा कि वह तांग निंग यी के हमले को धन समझे, उसे तांग निंग यी का शुक्रिया अदा करने दे? तांग शिन ने भावहीनता से कहा, मुझे दुनिया के साथ प्रतिस्पर्धा करने की आदत नहीं है और मुझे ऐसी दौलत की जरूरत नहीं है। घर के नौकर की सांस रुक गई, ये जानते हुए कि 10 युवा मास्टर्स यान हाओ को पसंद करते हैं, फिर भी उसने यान हाओ को चुनने पर जोर दिया। इसे अक्षमता कहते हैं? क्या तुम सचमुच अपने भाई बहनों की उपेक्षा कर रहे हो? तांग जिंगनन ने पूछा। उससे भावनाओं या चोटिल पैसों के बारे में बात मत करो। तांगन यी के साथ उसका रिश्ता कैसा है? क्या यह एक दूसरे को चाकू मारने वाले भाई बहन का रिश्ता है? हालांकि तांग शिन का अपना उद्देश्य था। वह थोड़ा शांत हुई, मुझे उसे तांग परिवार छोड़ने के लिए कहने की जरूरत नहीं है। ये शब्द सुनकर तांग जिंगनन को और अधिक राहत महसूस हुई और उसने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या आप चाहते हैं कि लाओ शे आपसे माफी मांगे? कोई बात नहीं। कौन जानता है? तांग शिन ने धीरे से अपना सिर हिलाया, भले ही मैं उसे माफ कर दूं, लेकिन ये गारंटी देना मुश्किल है कि वह भविष्य में मुझे निशाना नहीं बनाएगा। मुझे मजबूत बनने के लिए और अधिक पूंजी की आवश्यकता है। हाँ। तांग जिंगनन की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही। आपके पास 50,000 का संसाधन कोटा है। मैं एक अपवाद बना सकता हूं और आपको 80,000 दे सकता हूं। गृहस्वामी ने मालिक के व्यवसाय को देखकर एक तरफ आह भरी। जो विशेषाधिकार दिए जाने चाहिए थे वे मुआवजे के रूप में दिए गए। तांग शिन ने 2 शब्द बोले, पर्याप्त नहीं। तांग जिंगनन ने कुछ देर सोचा, मैं आपको एक्वा स्टार भेज सकता हूँ। एक्वा स्टार संसाधनों से समृद्ध है, इसका वातावरण सुंदर है और परिवहन सुविधाजनक है। इसके अलावा एक्वा स्टार में तांग परिवार की अच्छी उपस्थिति है, जो आपके भविष्य के विकास के लिए अच्छा है। पर्याप्त नहीं। तांग जिंगनन थोड़ा असंतुष्ट था, ज्यादा दूर मत जाओ। तांग शिन ने अपने हाथ फैलाए, मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि अगर मैं अपने 10वें भाई को जाने दूं तो मैं उससे बच सकता हूं। ऐसा नहीं है कि मैंने उसे एक यार्ड दिया और उसके हाथों में पड़ गया। आखिरकार वह ग्रेड ए जीन है। तांग जिंगनन के शब्दों में अर्थ था और उसने कुछ देर इसके बारे में सोचा। मैं अन्य तरीकों से मदद नहीं कर सकता। मेरे पास एक निजी गोदाम है जहां आप जा सकते हैं और 3 चीजें चुन सकते हैं। आपको कितना लाभ मिल सकता है यह आपकी दृष्टि पर निर्भर करता है। ये कैसा है? तांग शिन ने कुछ देर तक इस बारे में सोचा, ये देखते हुए कि इससे कोई और लाभ नहीं मिलेगा, उसने सिर हिला दिया। तांग जिंगनन किताबों की अलमारी के पास गया, शेल्फ पर रखे प्राचीन फूलदान को पलटा और तुरंत अध्ययन कक्ष में एक छिपा हुआ मंडप दिखाई दिया। तांग जिंगनन पहले अंदर आए, तांग शिन उनके पीछे आए। बटलर और यान हाओ बाहर ही रहे। दरवाजे में प्रवेश करने से पहले तांग शिन ने यान हाओ से धीरे से पूछा, आप किस हथियार का उपयोग करते हैं? यान हाओ की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई और वो फुसफुसाया, लंबी तलवार। तांग शिन अपनी भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक पाई, खास तौर पर यह कहना चाहती थी, तुम तांगनिंग के समान ही बात क्यों इस्तेमाल करती हो? फिर से सोचने पर लगा कि शायद तांगनिंग ने जानबूझकर यान हाओ सीखा है। छिपे हुए मंडप में हथियार, आभूषण, प्राचीन वस्तुएं और प्राचीन पुस्तकें अलग अलग श्रेणियों में अलमारियों पर रखी गई हैं। सभी श्रेणियों में बहुत सी चीजें हैं। उनमें से 3 चुन लो। तांग जिंगनन दरवाजे के पास खड़ा था, अपनी आंखें बंद करके आराम कर रहा था।
क्या इसलिए कि उसे डर है कि उसकी आंखों में असंतोष होगा? उसकी आंखों में क्या अधिक महंगा है? तांग शिन ने अपने होंठ फुलाए। जो एक गलती थी। वह बहुत सारी अच्छी चीजें देखती है और वह खुद ही बता सकती है। जब तक मैं चाहूं मुझे 3 चीजें मिल सकती हैं। कोई बात नहीं, तांग शिन ने फिर पूछा। हाँ, तांग जिंगनन ने सीधे उत्तर दिया। इस गारंटी के साथ तांग शिन को राहत मिली। उसने अंधेरे मंडप में चारों ओर नजर घुमाई और जल्दी से एक लंबा चाकू, एक खंजर और एक साधारण अंगूठी निकाली। ये चुना हुआ है। इतनी जल्दी? तांग जिंगनन थोड़ा हैरान हुआ। उसने अपनी आंखें खोलीं और खुद को हिलने से नहीं रोक सका। खंजर को भूल जाओ, तेज तो तेज ही होता है, लेकिन उसके पास और भी स्टॉक है। लेकिन लंबा चाकू किसी भी कीमत पर एक मास्टर द्वारा बनाया गया था और विशेष रूप से पुराने 10 के लिए तैयार किया गया था। जहां तक उस अनोखी अंगूठी की बात है, तांग जिंगनन का दिल कांप उठा। वह एक अंतरिक्ष की अंगूठी थी। उसके पास कुल मिलाकर सिर्फ 2 ही हैं, एक अपने लिए और एक पुराने 10 के लिए। अंगूठी बहुत पुरानी है। क्या आप इसे बदलकर कोई अलग अंगूठी चाहते हैं? तांग जिंगनन ने रूखे स्वर में कहा। नहीं, मुझे ये पसंद है। तांग शिन बहुत संतुष्ट होकर मुस्कुराई और अपनी तर्जनी उंगली रख दी। पिछले जन्म में उसके पास स्पेस ब्रेसलेट था, लेकिन अफसोस की बात है कि शरीर बदलने के बाद वह चली गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी स्पेस रिंग मिल जाएगी। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। तांग शिन खुशी खुशी 3 खजानों के साथ अध्ययन कक्ष में लौट आया। लंबा चाकू सीधे यान हाओ की ओर फेंका गया और खंजर उसके छोटे जूतों में छिपा हुआ था। अपने हाथ की एक बड़ी लहर के साथ उसने तांग निंगई की अनजाने में हुई गलतियों की परवाह न करने का फैसला किया, वीडियो को नष्ट करने का वादा किया और खुशी खुशी चला गया। जाने से पहले घर की नौकरानी को बुलाओ और साथ में गोदाम में जाओ। केवल तांग जिंगनन ही अपने दांत पीसता रह गया। उसने हताश होकर खुद से कहा कि यह एक निवेश था। पुराने 10 को एक धारदार पत्थर की जरूरत है। जब तक लाओ बा है, लाओ शे में प्रगति करने की प्रबल इच्छा होगी, मजबूत बनो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये बाहरी वस्तुएं चली गई हैं। दुर्भाग्यवश उसकी बंद मुट्ठी ने उसकी असली भावनाएं प्रकट कर दीं। तीनों गोदाम के दरवाजे पर पहुंचे। हाउसकीपर ने आगे बढ़कर गार्ड को एक कार्ड दिया। यान हाओ पीछे रह गया और धीमी आवाज में पूछा, मास्टर, क्या कमरे में पिनहोल कैमरा है? बिल्कुल नहीं। तांग शिन ने घृणा से कहा, मैं अपने कमरे में ऐसी चीज क्यों लगाऊं? तो क्या ये झूठ है? यान हाओ ने मन ही मन सोचा, मुझे नहीं पता कि कुलपति का चेहरा कैसा होगा जब उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने मिस 8वीं को 3 खजाने मुफ्त में दे दिए हैं। मुझे पता है कि मेरे पिता को इस पर संदेह नहीं होगा। जैसे ही यह हुआ, मैं उनके पास भागा। बेशक उन्होंने सोचा कि मेरे पास होल कार्ड है, तांग शिन ने गर्व से कहा। यान हाओ ने पूछा, अगर वो वीडियो देखना चाहे तो क्या होगा? वापस जाओ और इसे ले आओ। घर लौटने के बाद इसे खोजने का नाटक करो और उसे बताओ कि वीडियो ले जाया गया था। घर में अकेली रह गई तांगनिंग को ये करना चाहिए था। यह अचानक हुआ। उसे इसे लेने के लिए कैमरा खोजने का समय कैसे मिला? जब टैगनिंग ने उसे मारने के लिए चिल्लाया तो उसने इसे अपने साथ लाए वॉइस रिकॉर्डर से रिकॉर्ड कर लिया। हालांकि रिकॉर्डिंग का उपयोग करना वीडियो जितना आसान नहीं है, वैसे भी उसने पहले ही सस्ते पिता को बेवकूफ़ बना दिया है, इसलिए उसने इसका जिक्र नहीं किया। यान हाओ इस मशीन की ताकत, वू और बुद्धिमत्ता, ची की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। लंबा चाकू तुम्हें दिया गया है। इसकी गुणवत्ता अच्छी है। इसे 10वें भाई के लिए तैयार किया जाना चाहिए। ये तथ्य कि पंचिंग चाकू विशेष रूप से टैगनिंग यी के लिए तैयार किया गया था। जब तांग शिन ने इस चाकू को देखा तो उसे विशेष रूप से प्रसन्नता हुई। यान हाओ ने झिझकते हुए कहा, कोई योग्यता पुरस्कृत नहीं की जाएगी। तांग शिन ने अपनी भौहें उठाईं। मुझे तांगन के हाथों से बचाने का श्रेय तुम्हें जाता है। अगर तुम इसे स्वीकार नहीं करती हो तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है और तुम 10वें भाई को सस्ता नहीं बना सकती। मैं केवल चाकू को नष्ट कर सकती हूँ। तो भाग्य से सम्मानजनक होना बेहतर है। जैसा कि कहा गया था। यान हाओ ने सावधानीपूर्वक लंबी तलवार के ब्लेड को सहलाया। उसके चेहरे की रेखाएं शायद ही कभी नरम हुईं। तांग शिन ने अपने दिल से कहा। उसके चेहरे पर स्पष्ट भाव था कि वह चाहती थी और विनम्र होने का नाटक कर रही थी। तांग शिन अभी कुछ कहना ही चाहता था, तभी बटलर आया और उसने शब्दों को वापस अपने पेट में निगल लिया। जरूर। बटलर दोनों को गोदाम में ले गया। मन ही मन निर्णय लेकर उसने जड़ी बूटियों का विश्वकोश लिया, जो हथेली से भी बड़ा और सामान्य शब्दकोश जितना मोटा था। इसमें कई औषधीय नाम, औषधीय प्रभाव और चित्र हैं। पुस्तक को हाथ में थामे उसने औषधि उपकरणों का एक सेट उठाया। वह जड़ी बूटियों वाले क्षेत्र में चली गई और एक पंक्ति में 6 जड़ी बूटियों के नाम बताए और उनसे उन सभी को पैक करने के लिए कहा। औषधीय जड़ी बूटियों के प्रभारी मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने ये पूछे बिना नहीं रह सके, क्या इन्वेंट्री को पैक करना जरूरी है? हाँ, तांग शिन ने सरलता से उत्तर दिया। 6 प्रकार की जड़ी बूटियों को मिलाकर 3 प्रकार की दवाएं बनाई जा सकती हैं। हेमोस्टेटिक मरहम, विषरंग गोली और निशान मरहम। उनमें से हेमोस्टेटिक मरहम सबसे बुनियादी, व्यवहारिक और विपणन योग्य है। विषरंग गोलियां तैयार की जानी चाहिए और निशान मरहम बहुत लोकप्रिय है।
अधेड़ उम्र का आदमी हैरान रह गया। उसे अभी भी याद था कि जब मिस 8 दिन में आती थी तो वे औषधीय जड़ी बूटियों को साधारण फूल समझकर उनका इस्तेमाल करते थे। बटलर भी अवाक रह गया और जल्दी से पूछा, मिस 8वीं, औषधीय जड़ी बूटियों के लिए सभी क्रेडिट पॉइंट बदल दें। झिझक भरे स्वर से पता चल रहा था कि वह बेहद अविश्वासी था। हाँ, मैं एक फार्मेसी खोलना चाहता हूँ। तांग शिन ने एक मोटी ईंट की किताब आगे बढ़ाते हुए कहा, जब मैं इस किताब का अध्ययन पूरा कर लूँगा तो जड़ी बूटियाँ काम आएंगी। जब तक वह दोनों दुनियाओं की जड़ी बूटियों का मिलान कर सकती है तब तक बाकी सब बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन गृहस्वामी को ये बात पता नहीं थी। उसने मुंह बिचकाते हुए कहा, मिस 8 इस किताब को पढ़कर दवा बनाने और बेचने का काम शुरू करने जा रही हैं? यही बात है। तांग शिन ने बटलर के अनुमान की पुष्टि की। बटलर मन ही मन खुश हो रहा था, ये सोचकर कि मिस 8 चतुर और मजाकिया थी, लेकिन उसे मूर्ख बनने की उम्मीद नहीं थी। जड़ी बूटियों का विश्वकोश एक बुनियादी पठन है। यदि आप इस पुस्तक को पढ़ने के बाद दवा बनाना सीख सकते हैं तो दुनिया में इतने कम फार्मासिस्ट नहीं होंगे। दवा की यह चीज़ 1 दर्जन या 2 दशकों के काम के बिना बिल्कुल भी परिचय नहीं मानी जा सकती। अधेड़ उम्र का आदमी बस उसे कुछ शब्द कहने के लिए राजी करना चाहता था, लेकिन घर की नौकरानी ने उसे टोक दिया, चूंकि मिस 8 ने फैसला कर लिया है तो क्यों न ऐसा किया जाए। चूंकि उसने खुद ही मौत के मुंह में जाने का फैसला किया था, इसलिए वह दूसरों को दोष नहीं दे सकती थी। बस यंग मास्टर टेन के पूरे पंख होने का इंतजार करें, फिर धीरे धीरे उसे साफ करें। जी, ये द्वेष से भरा हुआ है। गृहस्वामी ने उसे एक बेवकूफ़ के रूप में व्यवहार किया और तांग शिन ने उसका खंडन नहीं किया। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को साफ सफाई करते हुए देखकर मुस्कुराया। हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो नहीं जानते कि दूसरे लोग कितने ऊंचे हैं और वे कितने प्रतिभाशाली हैं। यदि वे इसे स्वयं नहीं कर सकते तो उन्हें लगता है कि वे इसे पूरी दुनिया में नहीं कर सकते। तांग शिन ने इसे सही करने की जहमत नहीं उठाई। क्या होगा अगर कोई गृहस्वामी हो जो चतुर हो और एक दयालु व्यक्ति को बदल दे और वह उसे जड़ी बूटियां नहीं देना चाहता? क्या आप चाहते हैं कि वह कहे, मैं नंबर 1 फार्मासिस्ट हूं और जड़ी बूटियां मेरे हाथों में बहुत काम की हैं, क्या आप मुझे जल्दी से दे देंगे? बहुत कमज़ोर। अब ऐसा है कि जो लोग बदलते हैं वे खुश हैं और जो लोग उन्हें मुस्कुराहट देते हैं वे बहुत सामंजस्यपूर्ण हैं। जब अधेड़ उम्र का आदमी जड़ी बूटियां साफ कर रहा था तो तांग शिन उसके पास आया और बोला, बटलर, हर चीज़ की कीमत होती है। बटलर ने सावधानीपूर्वक गिनती की और गिनती के बाद वह थोड़ा चौंक गया और दोबारा गिनती करने से खुद को रोक नहीं सका। तांग शिन ने उससे कोई आग्रह नहीं किया, बल्कि उसके बार बार गिनने का इंतजार किया। तीसरी बार गिनती पूरी करने के बाद बटलर अचंभित रह गया। ये वस्तुएं कुल मिलाकर 79,998 क्रेडिट की हैं। बचे हुए 2 पॉइंट को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तांग शिन ने अपना हाथ हिलाया और जड़ी बूटियां, उपकरण और किताब रिंग में रख दी। उसने देखा है कि अंगूठी 20 घन मीटर आकार की है, जो पर्याप्त है। जब मैंने पहली बार इसे जांचा तो मुझे चीज़ों की मात्रा और कीमत याद आ गई। दूसरे चुनाव से पहले मानसिक गणना पहले से की जाती है और गणना पूरी होने के बाद चयन किया जाता है। उसे लगा कि वह मूर्ख है, लेकिन कभी कभी अप्रत्याशित रूप से काम करती है, और उसे लगा कि वह बहुत होशियार है और जो वह करती है वह हास्यास्पद है। बटलर हिचकिचाया। तांग शिन ने बटलर की संदिग्ध निगाहों में यान हाओ को वापस कमरे में ले गया। कमरे में पहुंचने के बाद वह शायद ही कभी हिचकिचाई। क्या आप कुछ दवा देने के लिए देर तक जागना चाहेंगे? वैसे भी अगर आप कल अंतरिक्ष यान के रूप में निकलते हैं तो आप सड़क पर पकड़ सकते हैं। वो सोच ही रहा था कि यान हाओ ने अचानक कहा, जल्दी आराम करो। यंग मास्टर टेन को आज बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और हो सकता है कि कल कुछ हो जाए। तांग शिन अवाक रह गई। उसने मेरे हाथों में बहुत कुछ खाया है, धन्यवाद। उसकी याददाश्त बहुत अच्छी नहीं है। आधे रास्ते में उसने खुद से सोचा, ये कहना मुश्किल है। क्या तांग निंगई की आईक्यू की कोई निचली सीमा है? इसकी गारंटी कौन दे सकता है? एक बार जब तांग निंगई को गुस्सा आ जाता तो वह लड़ने और अपनी मर्जी से मारने के लिए अपने कमरे में भाग सकती थी और किसी को संभाल सकती थी। वह और क्या नहीं कर सकती थी? आम लोग चाहे कितनी भी मेहनत क्यों न करें, उन्हें पता है कि घर से निकलने के बाद उन्हें कुछ करना ही होगा। ये सोचते हुए तांग शिन ने गहरी सहमति में सिर हिलाया। जल्दी सो जाओ, कल सुबह जल्दी निकल जाना। एक अच्छा रात्रि सपना। अगले दिन तांग शिन ने अपना सूटकेस घसीटा और धीरे धीरे चलने लगा। उड़ने वाली नाव से 100 मीटर से भी कम दूरी पर उसने रास्ते में सावधानी से इधर उधर देखा और 10 मिनट से ज्यादा समय तक चलती रही। उसे डर था कि कहीं वह फंस न जाए। हालांकि केवल तांग जिंग ही उसे विदा करने आया था। उसने बस इतना कहा, अगर तुम जीवित नहीं रह सकते तो मुझसे मिलने से पहले मत मरना, तुम्हें मेरे घर तक चढ़ना होगा। इसके अलावा कोई और संदेश नहीं था। मृत असुंडेरे। तांग शिन ने खुद को रोक न सका और कहा, यदि आपके पास कोई समस्या है जिसका समाधान नहीं हो सकता तो बस मुझसे संपर्क करें। उसके बाद तांग शिन और यान हाओ आसानी से अंतरिक्ष यान में प्रवेश कर गए। वैसे तांग शिन ने भावुक होकर आह भरी। ये वास्तव में तांग परिवार है, एक बड़ा परिवार और बहुत सारा व्यवसाय, और वह एक निजी अंतरिक्ष यान में सवार था।
उसने सोचा कि वह एक टिकट खरीदना चाहता है। जब अंतरिक्ष यान ने सुचारू रूप से उड़ान भरी तो कुछ भी नहीं हुआ। तांग शिन ने खुद से कहा, क्या उसे तांग निन की याद आती है? वास्तव में उसके पास अभी भी थोड़ा दिमाग है। ड्राइवर से पूछने के बाद सड़क पर यात्रा करने में 6 घंटे लगते हैं और तांग शिन ने बस फिर से नींद ले ली। जब यान हाओ ने उसे जगाया तो वह भ्रमित हो गई। हम पहुंचा। तांग शिन ने अपनी आंखें रगड़ी और अंतरिक्ष यान रुक गया था। सांस लेते हुए वो अंतरिक्ष यान से कूद गया और जमीन पर खड़ा हो गया। फिर वह तुरंत दब गया। उसने अपनी आंखें विशेष रूप से रगड़ी, ये सोचकर कि वह जागी नहीं थी। कहो कि इसमें समृद्ध संसाधन, सुंदर वातावरण और सुविधाजनक परिवहन है। हुआंगशा मंटियन, क्या बकवास है। क्या इस ग्रह का नाम एक्वास्टार नहीं है? पानी कहाँ है और नीला कहाँ है? ठग आदमी, सनसनीखेज सुर्खियों का लेखक। यान हाओ अंतरिक्ष यान से कूद गया। अगले ही पल अंतरिक्ष यान ने उड़ान भरी। उसी समय अंतरिक्ष यान के हॉर्न से एक प्रसारण ध्वनि आई। 10 युवा मास्टर्स, मैं आपको नमस्ते कहना चाहता हूँ। मैं आपके यहाँ सुचारू विकास और खुशहाल जीवन की कामना करता हूँ। अंतरिक्ष यान आकाश में मंडराया, 4 या 5 बार प्रसारण दोहराया, फिर उड़ान भरी और चला गया। तांग शिन की नींद गायब हो गई और उसने अपने दांत पीसते हुए कुछ शब्द कहे, तांग निंग यी, मैं यहाँ इंतजार कर रही थी। उसे मौका मत दो, नहीं तो वह गंभीर रूप से बदला लेगी। यान हाओ ने याद दिलाया, सूटकेस कार्गो होल्ड में है, इसलिए मुझे इसे नीचे उतारने का समय नहीं मिला। लंबे चाकू को छोड़कर बाकी सब कुछ सूटकेस में है। अब सूटकेस अंतरिक्ष यान के साथ भाग गया। तांग शिन ने अपनी तर्जनी उंगली पर अंगूठी को छुआ और राहत की सांस ली। सौभाग्य से किताबें, उपकरण और जड़ी बूटियां अभी भी वहां हैं और बटलर द्वारा दिया गया टोकन भी अंतरिक्ष में है। ऐसा कहा जाता है कि गंतव्य पर पहुंचने के बाद उन्होंने स्थानीय तांग परिवार को टोकन सौंप दिया। स्थानीय प्रभारी व्यक्ति स्थानीय उद्योग को जिम्मेदार व्यक्ति को सौंप देगा। यान हाओ ने कुछ नहीं कहा। उसे लगा कि जड़ी बूटियां रोजमर्रा की जरूरतों जितनी उपयोगी नहीं हैं। इसे भूल जाओ, हर जगह पूछो, पहले तांग परिवार की तलाश करो। तांग शिन को अंतरिक्ष यान की अंतरात्मा के बारे में पता चला। वह बिना किसी उम्मीद के वापस उड़ गया और सीधे बाहर निकलने का रास्ता तलाशने लगा। मैंने चारों ओर देखा, हर जगह पीली रेत थी और मैं दिशा नहीं पहचान पाया। उसने बेतरतीब ढंग से एक दिशा ढूंढी और चल पड़ी। 2 घंटे से अधिक समय तक चलने के बाद जब तक तांग शिन के बछड़े में दर्द नहीं हो गया और तांग शिन अपनी माँ को डांटने से खुद को रोक नहीं सका, यान हाओ ने अचानक कहा, मास्टर, मैं आपको पकड़ कर चलूंगा। हाय। तांग शिन दंग रह गई। वह इतने सालों से जी रही थी और उसने कभी किसी को ये कहते नहीं सुना था कि वह उसे गले लगाने की पहल करना चाहती है। ये देखकर कि उसे कोई आपत्ति नहीं है, यान हाओ ने चाकू उसकी कमर पर टिका दिया और उसे आसानी से उठा लिया। किस रास्ते जाना है? तांग शिन को राजकुमारी ने गले लगा लिया। बगल से यान हाओ की थोड़ी गोल और चिकनी थी और वह हमेशा विशेष रूप से सुंदर महसूस करता था। वो अचंभित होकर एक दिशा की ओर इशारा करते हुए बोली, वहां चलते रहो। यान हाओ चुप रहा, धीरे से टैप किया और तीर की तरह चला। तांग शिन को अभी याद आया कि उसे पकड़ने वाला 5वें स्तर का मार्शल कलाकार था। भले ही वह भारी बोझ लेकर आगे बढ़े, लेकिन वह खुद से कहीं ज्यादा तेज भागता था। वह शायद नींद में होगी। अकेले चलने के बारे में क्यों सोच रही है? समय की बर्बादी। यान हाओ लगभग 1 घंटे तक बोझ लेकर दौड़ता रहा। जब तांग शिन ने अपने कान में भारी सांसों की आवाज सुनी तो उसने दूर तक देखा और पाया कि कुछ ही दूरी पर शहर का एक दरवाजा है। कोई व्यक्ति दरवाजे के पास एक दुकान लगा रहा है। यान हाओ ने भी शहर का द्वार देखा, एक गहरी सांस ली। एक सांस में सड़क के आखिरी हिस्से को खत्म करने के लिए दौड़ा और तांग शिन को नीचे उतार दिया। तांग शिन ने उसे बैठने में मदद की और एक बूढ़े व्यक्ति ने उसके बगल में एक दुकान लगाई और उसने बूढ़े व्यक्ति से पानी पीने की भीख मांगी। बूढ़े व्यक्ति ने खुशी खुशी उन्हें पानी की एक बोतल दी। अरे, दोनों छोटे बच्चे छोटे हैं, अनुभवहीन हैं, है ना? पानी या भोजन के बिना बाहर जाओ, अपने जीवन को बाहर रखने के लिए सावधान रहो। तांग शिन ने सबसे पहले यान हाओ को पीने के लिए पानी दिया और अपने सूखे होठों को चाटा। हम इस ग्रह से नहीं हैं। अंतरिक्ष यान को पता ही नहीं चला कि वह कहाँ रुका और आखिरकार भाग गया। बूढ़े आदमी ने आंखें चौड़ी कर लीं। अंतरिक्ष यान आमतौर पर शहरों में रुकते हैं, तो वे बेतरतीब ढंग से उतरने के लिए जगह क्यों ढूंढेंगे? दोनों बच्चे भाग्यशाली हैं, इसलिए सब ठीक है। हाँ हाँ, तांग शिन ने सहमति जताते हुए अपने दिल में कई बार तांगन को डांटा। बूढ़े व्यक्ति ने आगे कहा, हुआंग शाक्सिंग एक छोटी सी जगह है जिसमें केवल एक शहर है। शहर वापस जाते समय हम पर अक्सर जंगली जानवरों द्वारा हमला किया जाता है। आप भाग्यशाली हैं कि आपको शहर मिल गया और आप अपना जीवन सुचारू रूप से जी रहे हैं। तांग शिन भावशून्य थी, बार बार कह रही थी, हुआंग शाक्सिंग, यह क्या बकवास है? बूढ़े व्यक्ति ने देखा कि उसकी अभिव्यक्ति गलत थी और आश्चर्य में कहा, आपको नहीं पता था कि यह कहाँ है और आप अभी यहाँ आए हैं। ग्रह का आधा हिस्सा पीली रेत से ढका हुआ है।
कृषि योग्य भूमि बहुत कम है, भूमि की उर्वरता की कमी है, आर्थिक पिछड़ापन है और अंतरतारकीय है। सबसे निचले ग्रहों में से एक, सौभाग्य से कृषि योग्य भूमि का उपयोग किया गया है और आत्मनिर्भरता पर्याप्त है। अगर इस समय टैगनिंग उसके सामने होती तो शायद टैंग शिन खुद को नियंत्रित नहीं कर पाती और सीधे उसका गला घोंटने के लिए दौड़ पड़ती। उस आदमी ने ड्राइवर के साथ मिलीभगत की, उसे एक स्टार बॉल फेंकी और सूटकेस लेकर चला गया। पिट कार्गो। क्या यहाँ अन्य ग्रहों के लिए कोई अंतरिक्ष यान मौजूद है? हाँ। टांग शिन बहुत खुश थी और फिर उसने बूढ़े आदमी को ये कहते हुए सुना, हर 6 महीने में स्थानीय लोगों के साथ व्यापार करने के लिए दूसरे ग्रहों पर जाने के लिए शहर में एक अंतरिक्ष यान होगा। आमतौर पर इसे वापस आने में 10.5 महीने लगते हैं और अभी 2 दिन पहले ही यह रवाना हुआ है। क्या तुम नहीं जा सकते? टांग शिन ने भौहें सिकोड़ी और सोच में सिर झुका लिया। बूढ़े आदमी ने उसे दिलासा दिया, मैं यहाँ आया हूँ, मत जाओ। तुम नहीं जानती, फेरी का टिकट महंगा है। एक फेरी टिकट की कीमत 10,000 क्रेडिट है। क्या ये धोखा नहीं है? मैंने जीवन भर पैसे बचाए हैं और अब मैं इसका भुगतान कर रहा हूँ। मैंने 10,000 क्रेडिट नहीं बचाए। ये सुनकर टांग शिन को अचानक लगा कि उसके पास पैसे नहीं हैं। मूल मालिक मरना चाहता था, इसलिए उसने मरने से पहले अपना सारा पैसा खर्च कर दिया और कुछ भी नहीं बचा। जब उसने संसाधनों का चयन किया तो उसने सोचा कि जब वह ग्रह पर जाएगी तो वहां तांग परिवार के लोग होंगे और वहां दुकानें होंगी और वह सीधे दवा बेच सकती है। उसने यह नहीं पूछा कि क्या संसाधनों का आदान प्रदान क्रेडिट के लिए किया जा सकता है। अब उसकी पतलून की जेब उसके चेहरे से कहीं अधिक साफ है। उसके बगल में खड़े यान हाओ ने पानी की कुछ घूंटें ली और पानी की बोतल उसे सौंप दी। टांग शिन का चेहरा पीला पड़ गया। क्या आपके पास कोई क्रेडिट है? हाँ, जब गार्डों को हर साल वेतन मिलेगा तो समय पर कार्ड पर उनका प्रिंट भी छप जाएगा। यान हाओ ने सिर हिलाया और फिर आगे कहा, लेकिन कार्ड सूटकेस में है। इस समय टांग शिन बहुत भावुक थी। निश्चित रूप से दूसरों से उम्मीद करना अवास्तविक है। जब आप निराश होते हैं तो चारों ओर पूछें, कोई भी मदद नहीं कर सकता, आप केवल अपने आप पर भरोसा कर सकते हैं। क्या तुम्हें पता है कि यहाँ तांग परिवार के लोग भी रहते हैं? उन्होंने एक दुकान खोली है। टांग शिन ने आखिरी सवाल पूछा। लाओ हेई मुस्कुराया, बूढ़ा आदमी लगभग 30 वर्षों से इस पूर्वी शहर में रह रहा है। मैं शहर के अमीर और शक्तिशाली लोगों को जानता हूँ और मैंने कभी भी तांग उपनाम वाले किसी व्यक्ति के बारे में नहीं सुना है। क्या छोटी गुड़िया का उपनाम गलत था या ये गलत ग्रह है? धन्यवाद, टांग शिन ने सोचा, जैसा कि उसने उम्मीद की थी। वो तांग निंगई की योजना को समझ गई। उसने पायलट के साथ मिलीभगत करके उसे तांग परिवार के प्रभाव क्षेत्र से बाहर एक पिछड़े ग्रह पर फेंक दिया। अगर वह थोड़ी भी खराब है और एक साधारण व्यक्ति है तो वह अपने जीवन में 10,000 क्रेडिट नहीं कमा सकती। टैगनिंग के वयस्क होने के 2 साल बाद वह हुआंग शाक्सिंग की ओर मुड़ी और यान हाओ को ढूंढकर उससे कहा कि अगर वह उसके प्रति वफादार रहना चाहता है तो वह उसे अपने साथ ले जाएगा। क्या यान हाओ मना कर सकता है जब तक कि यान हाओ अपनी पूरी जिंदगी हुआंग शाक्सिंग के साथ रहना न चाहे? यह अफसोस की बात है कि टैगनिंग को यह नहीं पता था कि उसके पास एक अंतरिक्ष वलय है और वह अपना अधिकांश सामान अपने साथ ले गई। हालांकि भले ही वह जड़ी बूटियां बेच दे और अंतरिक्ष यान में दूसरे ग्रहों की यात्रा करे, उसे बहुत चोट लगेगी, इसलिए विकास के लिए हुआंग शैक्सिंग में रहना बेहतर है। टांग शिन ने सोचा, क्या उसने बिल्कुल शुरुआत से ही शुरुआत नहीं की? वैसे भी उसके पीछे लेवल 5 का एक गार्ड है और रिंग में जड़ी बूटियों का ढेर है। मुझे लगा कि वह खुद ही हर जगह औषधीय जड़ी बूटियां खोद रही है, खुद ही चिकित्सा का अध्ययन कर रही है और आत्मरक्षा के लिए कुछ पाउडर बना रही है। क्या वह भी अच्छी तरह से नहीं रहती थी? पानी पीते हुए उसने सोचा। कुछ देर सोचने के बाद उसने यान हाओ को नमस्ते कहा और उससे कुछ शाखाएं काटने को कहा। जब उसके बगल में बैठे बूढ़े हेई ने यह सुना तो उसने तुरंत कहा, मेरे पास है बांस, जली हुई लकड़ियां, जलाओ लकड़ी, बस इसका इस्तेमाल करो। टांग शिन ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, ठीक है, आप इसे पैसे के लिए बेचना चाहते हैं। लाओ हेई ने खुशी से इसे गंभीरता से नहीं लिया। बाहर जंगल में बहुत सारी चीजें हैं, वे चीजें मूल्यवान नहीं हैं, बस उनका उपयोग करें। टांग शिन ने कुछ देर तक इसके बारे में सोचा और बिना किसी हिचकिचाहट के कुछ दवा ले ली, और उसे कुछ दवा देना एक बड़ी बात है। जलाओ लकड़ी को व्यवस्थित करने के बाद टांग शिन ने रिंग से एक टेस्ट ट्यूब निकाली और उसमें कुछ दवाई के पत्थर डाले। दवाई का पत्थर एक प्रकार का दूधिया सफ़ेद ठोस पदार्थ होता है जो साधारण सफ़ेद कंकड़ जैसा दिखता है। फिर उसने टेस्ट ट्यूब को गर्म करने के लिए जलाओ लकड़ी जलाई। यान हाओ ने कुछ देर तक इसे देखा और खुद को रोक न सका, लेकिन पूछा, क्या आप दवा बना रहे हैं? ठीक है। टांग शिन ने बिना पीछे मुड़े आग को ध्यान से देखा। गर्म करने के बाद दवा का पत्थर धीरे धीरे पिघल गया, थोड़ा चिपचिपा दूधिया सफ़ेद तरल में बदल गया। पत्थर के पूरी तरह से तरल हो जाने के बाद टेस्ट ट्यूब को तुरंत हटा दिया जाना चाहिए। अगर गर्म करना जारी रखा जाए तो तरल खराब हो जाएगा। औषधि पत्थर तरल से खराब हो गया और उसे केवल 30 सेकंड तक गर्म करने की आवश्यकता थी। उसे उस पर नज़र रखनी थी।
यान हाओ, फिलहाल उसने कभी मिस आठवीं के बारे में नहीं सुना था जो चिकित्सा का अध्ययन करती थी। उसने कभी खुले आसमान के नीचे अकेले दवाई के बारे में नहीं सुना था। फार्मेसी एक ऐसी पवित्र चीज़ है, क्या हमें इसे करने के लिए एक कमरा किराए पर नहीं लेना चाहिए ताकि लोग इसे परेशान न करें? यान हाओ ने नहीं पूछा। अगर उसने पूछा भी तो तांग शिन ने उसे गंभीरता से बताया कि हमारे पास पैसे नहीं हैं और हम घर किराए पर नहीं ले सकते। दवा का पत्थर धीरे धीरे नरम हो गया और तरल पत्थर से नीचे की ओर सरकता रहा, जिससे परखनली का तल डूब गया। टैंग शिन की अभिव्यक्ति धीरे धीरे सम्मानजनक हो गई। वह टेस्ट ट्यूब को घूर रहा था। अंत में आखिरी छोटा दवा पत्थर नरम हो गया और नीचे के तरल में पिघल गया। तांग शिन ने जल्दी से टेस्ट ट्यूब को लौ से दूर ले जाकर ट्यूब के मुंह पर फिल्टर पेपर की एक परत चिपका दी और उसके नीचे एक खाली बीकर रख दिया। टेस्ट ट्यूब को 180 डिग्री पर उल्टा कर दें। कप में मौजूद तरल फिल्टर पेपर में घुसकर बीकर में टपकने लगेगा। तरल बूंद बूंद करके नीचे गिर रहा था। लंबे समय तक इंतजार करने के बाद सारा तरल बीकर में बह गया और टेस्ट ट्यूब में कोई ठोस पदार्थ नहीं बचा। तांग शिन राहत की सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। क्योंकि औषधीय पत्थरों के लिए गर्म होने के समय को समझना बेहद मुश्किल है, इसलिए किसी ने ऐसी विधि प्रस्तावित की। औषधीय पत्थर के एक हिस्से को गर्म करें और किसी भी समय तरल को बीकर में डालें। ऐसा कई बार करने से ज्यादा गर्म होने के कारण औषधीय पत्थर के खराब होने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि तांग शिन ने पाया है कि कई अलग अलग ऑपरेशनों के कारण बीकर में तरल का तापमान गिर जाता है और तरल को फिर से गर्म नहीं किया जा सकता है, जो अंततः दवा के प्रभाव को प्रभावित करेगा। यदि तरल को एक बार में गर्म करके बीकर में छान लिया जाए तो तरल का तापमान बहुत अधिक हो जाता है और दवा का प्रभाव बेहतर होता है। यद्यपि दवा उद्योग की सफलता को बढ़ावा देने के लिए एक शॉर्टकट ढूंढ लिया गया, लेकिन कीमत के रूप में दवा की गुणवत्ता में काफ़ी कमी आ गई। कुछ लोगों का कहना है कि दवा की गुणवत्ता के लिए बस अधिक दवा पत्थर डाल दें। कुछ समय तक गर्म करने से पहले ठोस पूरी तरह से पिघल जाता है। तरल की मात्रा पर्याप्त होती है। इस विधि से कुछ दवा पत्थर बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन यह अंतिम दवा प्रभाव को प्रभावित नहीं करेगा। बेशक तांग शिन के हाथों में ये कदम बिना किसी चाल के सफलतापूर्वक पूरा हो गया। फिर तांग शिन ने अंगूठी से 2 नीली घास निकाली, उन्हें काटा और एक बीकर में डाल दिया ताकि तरल नीली घास के टुकड़ों में भिगो जाए। 10 मिनट बाद दूधिया सफ़ेद तरल हल्का नीला हो गया और बीकर में कुछ काला अवशेष रह गया। स्लैग को छान लें। अंत में हल्का नीला, थोड़ा चिपचिपा तरल रह जाएगा। तांग शिन ने पुराने काले स्टाल से 8 चौकोर बांस के बक्से लिए, फिर हल्के नीले रंग के तरल को 8 बराबर भागों में विभाजित किया और उन्हें बांस के बक्सों में डाल दिया। लाओ हेई ने आकर पूछा, छोटा बच्चा खाने में क्या बनाता है? ये बहुत ही खुशबूदार है। यहाँ से एक अच्छी खुशबू फैल रही थी। तांग शिन ने लाओ हेई को 2 बांस के बक्से फेंके। हेमोस्टेसिस मरहम सड़न को बदल सकता है और मांसपेशियों को बढ़ा सकता है। यदि आपके पास कोई घाव है तो थोड़ा सा मरहम खोदें और इसे घाव पर लगाएं। घाव अगले दिन ही गायब हो जाएगा। बूढ़े हेई ने बांस का बक्सा लिया और यह सुनकर अचानक कांप उठे। चिकित्सात्मक दवा? क्या तुम मजाक कर रहे हो? हुआंग शाक्सिंग के पास बहुत कम जमीन है और वहां उगाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है। जड़ी बूटियां उगाने के लिए बहुत कम अतिरिक्त जमीन है। इसके अलावा अगर आपके पास औषधीय जड़ी बूटियां हैं तो आप उन्हें अपने मुंह में 2 बार चबा सकते हैं और फार्मासिस्ट से दवा बना सकते हैं। इसके 2 प्रभाव हैं। ये सोचते हुए बूढ़ी ही तांग शिन की ओर देखे बिना नहीं रह सकी। क्या इतनी छोटी लड़की पहले से ही फार्मासिस्ट है? लेकिन बूढ़ी ही ने इधर उधर देखा, सोचा कि वो ऐसी नहीं दिखती। कुछ हद तक एक फार्मासिस्ट जिसके दाढ़ी या सफ़ेद बाल नहीं होते। मैं बूढ़ा नहीं हूँ, मैं खुद को फार्मासिस्ट कहने के लिए चेहरा कैसे रख सकता हूँ? इसके अलावा तांग शिन ने आगे कहा, यदि आप इसका उपयोग नहीं करते हैं तो आप इसे बेच सकते हैं। यदि यह 300 क्रेडिट पॉइंट से कम है तो इसे बेचने की अनुशंसा नहीं की जाती है। पफ, बूढ़ा ही अचानक मुस्कुराया, एक बच्चे की तरह महसूस कर रहा था जो बाजार को नहीं समझता। 300 क्रेडिट पॉइंट की अवधारणा क्या है? वह अकेले रहता है और 10 क्रेडिट प्रतिदिन पर अच्छा और भरपेट खाना खा सकता है। आप 150 क्रेडिट में एक अच्छा सिंगल रूम किराए पर ले सकते हैं। यदि आप पॉइंट बचाते हैं तो 300 क्रेडिट एक व्यक्ति के मासिक खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं। क्या 1 महीने का खर्च एक बांस के डिब्बे के बराबर है? बूढ़ा हेई हंसा और उसका पेट दर्द करने लगा। ये बांस का डिब्बा उसकी हथेली के आधे आकार का है। इसमें कितना मरहम आ सकता है? लाओ हेई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने कभी दुनिया नहीं देखी हो। एक बार एक साहसिक यात्रा पर वह क्रूर था और उसने शहर की एक दुकान से एक ज़ीक्सुएसैन खरीदा। क्यूई परिवार के पास हुआंग शाक्सिन का सबसे शक्तिशाली फार्मासिस्ट है और उसने अनगिनत प्रशिक्षुओं और पोते पोतियों को तैयार किया है। उसका हेमोस्टेटिक पाउडर केवल 200 क्रेडिट में बिकता है और यह अभी भी बड़ी बोतलों में है। क्या ऐसा हो सकता है कि छोटी लड़की ने क्यूई की दवा के समान नाम दिया हो और सोचा हो कि इसका वही असर होगा? ये वास्तव में क्यूई की दवा से ज़्यादा महंगा है। लाओ ही यह सोचकर हंसने से खुद को रोक नहीं पाई कि वो बहुत भोली थी। मैं बांस के बक्से को अस्वीकार करना चाहता था,
लेकिन जब मैंने इसके बारे में सोचा तो उनका इरादा अच्छा था। वैसे भी यह कोई दुर्लभ चीज़ नहीं थी। उन्होंने इसे अपने लिए रखा। जब तक थोड़ा मांसपेशियों को बनाने वाला प्रभाव होता है तब तक वे संतुष्ट रहेंगे। इसलिए मुस्कुराए और स्वीकार कर लिया। तांग शिन मुस्कुराई और खंडन नहीं किया। उसके कहने के लिए 300 क्रेडिट केवल एक समूह खरीद मूल्य के रूप में गिने जा सकते हैं। पिछले जीवन की तरह उसने कम से कम 500 क्रेडिट का एक बॉक्स बनाया। कुछ लोगों के लिए इसके लिए लड़ना असंभव नहीं है और 1000 के लिए चिल्लाना असंभव नहीं है, लेकिन अब वो अच्छी तरह से ज्ञात नहीं है। शुरुआत से ही तांग शिन ने कम प्रोफाइल रखने का फैसला किया और कीमत 300 पर सेट की। कम कीमत का एहसास करना आसान है, हालांकि दूसरों की नज़र में ये कीमत भी उन्मत्तापूर्ण, इच्छाधारी सोच, विशुद्ध रूप से रात में सपने देखने और जागने जैसी ही है। तांग शिन खुद भी आश्वस्त है। लाओ हेई के बगल में बैठो और एक स्टॉल लगाओ। उसने सफ़ेद कपड़े का एक टुकड़ा लिया और फर्श पर कुछ ड्रैगन और फीनिक्स के साथ हेमोस्टेटिक क्रीम सड़ांध को दूर करती है और मांसपेशियों को बढ़ाती है। 300 क्रेडिट का एक बॉक्स लिखा। सफ़ेद कपड़े पर 6 बांस के बक्से रखे गए। फिर वह आत्मविश्वास के साथ फर्श पर बैठ गई। ग्राहकों के आने और खरीदने का इंतजार करने लगी। 10 मिनट बीत गए, 20 मिनट बीत गए, 1 घंटा बीत गया। कुछ लोग शहर में आते हैं, कुछ लोग शहर छोड़ देते हैं और कई लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कोई भी इसे खरीदता नहीं है। कभी कभी कोई उत्सुक होता था, बांस के बक्से को देखने के लिए रुकता था और सफ़ेद कपड़े पर 300 क्रेडिट लिखा हुआ देखता था और उनके चेहरे के भाव अचानक बदल जाते थे। बेहतर गुणवत्ता वाले लोग अपने दिल में कोसते थे और खराब गुणवत्ता वाले लोग सीधे कोसते हुए कहते थे, तुम पैसे के लिए पागल हो। तांग शिन का चेहरा काला देखकर यान हाओ ने उसे सांत्वना दी। मैं जानवर का शिकार करने गया था और वापस आ गया और रात में उसे पकाया। हालांकि वो बचपन में बहुत मेहनती थी, लेकिन अपने चिकित्सा कौशल में सफल होने के बाद वह हर दिन दूसरों के हाथों में थी। वह दवा बेचने की पहल कैसे कर सकती थी, लेकिन दूसरों द्वारा उसे नज़रअंदाज कर दिया गया। और क्या अधिक है, उसकी बोली स्पष्ट रूप से बिक्री मूल्य है। तांग शिन ने कड़वाहट से कहा, मैंने कभी इतना मूर्ख आदमी नहीं देखा। प्रसिद्ध फार्मासिस्ट के हस्ताक्षर के बिना, उत्पादन की तारीख और गुणवत्ता प्रमाण पत्र के बिना सानवु उत्पाद अभी भी बहुत महंगे हैं और कोई भी उन्हें खरीदने की हिम्मत नहीं करता है। कीमत सस्ती है और आप धोखा दिए जाने के जोखिम पर इसे एक बार आजमा सकते हैं। यान हाओ ने अपने दिल में ये सोचा। उसके चेहरे पर बर्फ के टुकड़े जैसा चेहरा था और उसने सहमति जताते हुए कहा, खैर, उनकी कोई दृष्टि नहीं है। तांग शिन को कुछ समझ नहीं आया और वह स्टॉल की तरफ देखने लगी। आधे घंटे और इंतजार करो। अगर कोई इसे नहीं खरीदता है तो मैं स्टॉल बंद कर दूंगी और साथ में बारबेक्यू खाने चली जाऊंगी। तांग शिन जमीन पर बैठी रही, हर आने जाने वाले को घूरती रही, बोले के पास आने की उम्मीद में। वह चिकित्सा कौशल में माहिर है और उसने चिकित्सा की पढ़ाई शुरू से ही बहुत उच्च प्रतिभा दिखाई है। फार्मेसी में उसे कैसे कम आंका जा सकता है, कुछ मत कहो। यान हाओ चुपचाप उसके पास बैठा रहा। कभी कभी कोई पैदल यात्री वहां से गुजरता था, बस मोलभाव करने ही वाला था, लेकिन तांग शिन की गर्म निगाहें उसे छू जाती थीं और वह डरकर मुड़कर भाग जाता था। यह अवैज्ञानिक है, तांग शिन ने मन ही मन सोचा। इतने लंबे समय तक बैठे रहने के बाद भी कोई मोल तोल करने वाला व्यक्ति कैसे नहीं हो सकता। जाहिर है शहर में सुंदरियां बैठी हैं, क्या कोई यहाँ आकर बातचीत शुरू नहीं करना चाहता? आउच! बूढ़ा अश्वेत अचानक चिल्लाया और उछल पड़ा। स्टॉल के नीचे कपड़ा बांधते हुए और स्टॉल पर सामान लपेटते हुए वह तांग शिन पर चिल्लाया, जल्दी से स्टॉल हटाओ और यहाँ से चले जाओ। मुझे आए हुए आधे घंटे हो गए हैं, मैं हार नहीं मानूंगी। तांग शिन लगातार बोले का इंतजार कर रही थी। अगर तुम नहीं जाओगे तो बहुत देर नहीं होगी। बूढ़ा ही उसे मनाना चाहता था। उसने अपनी आंखों के कोने में एक आकृति को देखा और तुरंत अपने विचारों को टाल दिया। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, वापस आने पर तुम्हें याद न दिलाने के लिए मुझे दोष मत दो। अपनी बात समाप्त करने के बाद उसने एक बड़ा सा पैकेट अपने कंधे पर उठाया और तेजी से भाग गया। तांग शिन ने उसे अपने पैर फैलाकर बेतहाशा भागते हुए देखा। इधर उधर देखा तो पाया कि आसपास के स्टॉल मालिक अपना सामान समेट रहे हैं। जो लोग तेज चलते हैं वे पहले से ही भाग रहे हैं और जो धीरे चलते हैं वे भी दौड़ने के लिए तैयार हैं। ये किस लिए है? जल्द ही उसके प्रश्न का उत्तर मिल गया। एक हट्टा कट्टा आदमी 1 दर्जन लोगों को लेकर आया। उस मजबूत आदमी ने हाथ हिलाया और उसके 1 दर्जन आदमियों ने तुरंत उन स्टॉल धारकों को घेर लिया जिन्हें भागने का समय नहीं मिला था। जिन स्टॉल मालिकों को रोका गया उनके चेहरे तुरंत पीले पड़ गए। केवल तांग शिन ही खाली दिख रही थी। यान हाओ का चेहरा अभी भी बर्फ के टुकड़े जैसा था। उस हटे कट्टे आदमी ने एक व्यक्ति को सहजता से खींचते हुए पूछा, तुम क्या चला रहे हो? क्या तुमने इस महीने का खर्चा चुकाया है? स्टॉल के लिए पैसे देने होंगे। तांग शिन स्तब्ध रह गई। उसने कभी ऐसे नियम के बारे में नहीं सुना था। सिर्फ इसलिए कि पैसे नहीं हैं, मैंने बस एक स्टॉल लगा लिया। तांग शिन ने चुपचाप यान हाओ के कपड़ों का कोना खींचा और फुसफुसाया, अगर स्थिति ठीक नहीं है तो तुम मुझे उठाकर भाग जाना।
यान हाओ ने हमेशा तैयार रहते हुए हल्का सा सिर हिलाया। जो व्यक्ति पकड़ा गया था उसने आज्ञाकारी ढंग से कुछ नोट निकाले और उदास चेहरे वाले हृष्ट-पुष्ट व्यक्ति को थमा दिए। उस मोटे आदमी ने अपनी उंगलियां घुमाईं और मुस्कुराया, जाहिर है कि वह रकम से संतुष्ट था। उसने उसे जाने दिया। ठीक है, तुम जाओ। वह आदमी तेजी से भाग गया और आसपास के लोगों ने अपना स्थान छोड़कर उसे जाने दिया। बलवान आदमी अगले व्यक्ति के पास चला गया। दूसरे व्यक्ति का चेहरा पीला पड़ गया और उसने हिम्मत जुटाते हुए कहा, वांग जियाओ, ये तुम्हारा नहीं है। मैं तुम्हें स्टॉल लगाने के लिए सुरक्षा शुल्क क्यों दूं? जैसे ही ये शब्द निकले, अन्य स्टॉल मालिकों ने अपना सिर घुमा लिया और वे इस व्यक्ति का अंत देखना बर्दाश्त नहीं कर सके। वांग जियाओपू ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा और अचानक उस आदमी की आंखें शुक्र हो गईं। वह उत्तर नहीं ढूंढ सका और उसके मुंह के कोनों से खून बह रहा था। वांग जियाओ ने ठंडी सांस ली। क्यों? क्योंकि मेरी मुट्ठी तुम्हारी मुट्ठी से बड़ी है, इसलिए बड़ी मुट्ठी रखना नियम है। शहर में दुकानों और स्टॉलों को कर देना पड़ता है। शहर के बाहर की दुकानों के लिए आपको कर क्यों नहीं देना पड़ता? आपको स्टॉल के लिए भुगतान करना चाहिए। पहले कोई भी आपकी परवाह नहीं करता था, आप बहुत सारा पैसा बचाते थे। अब जब मैं इसका प्रभारी हूं, तो आप पैसे खर्च करने में क्यों हिचकिचा रहे हैं? उसके बगल में खड़ा स्टॉल मालिक फुसफुसाया, बकवास, मैं बस कुछ अतिरिक्त पैसे कमाना चाहता हूं। आमतौर पर वह अपने आदमियों को जानवरों का शिकार करने के लिए ले जाता है और अपने खाली समय में वह पैसे ऐंठने के लिए शहर से बाहर भाग जाता है। अगर वह चौथे दर्जे का योद्धा नहीं होता तो वह एक मददगार लाता, मददगार जो उसकी परवाह करता है। अचानक तांग शिन अपने बगल में खड़े स्टॉल मालिक से पूछने से खुद को रोक नहीं सका, क्या होगा अगर मेरे पास पैसे नहीं हैं? आवाज़ थोड़ी तेज थी और वांग जियाओ ने जब आवाज़ सुनी तो वह मुस्कुराता हुआ उसके पास आया और बोला, मेरे पास पैसे नहीं हैं, बस मेरी जान ले लो। कुछ कदम चलने के बाद वह रुक गया और तांग शिन की ओर शून्य दृष्टि से देखने लगा। थोड़ी देर बाद उसने खांसते हुए नाटक करते हुए पूछा, तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं और तुम भुगतान नहीं कर सकते? तांग शिन ने ईमानदारी से जवाब दिया, मेरी जेब में एक पैसा भी नहीं है। वांग जियाओ ने तुरंत कहा, मैं कोई अनुचित व्यक्ति नहीं हूं। चूंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए मुझे कर्ज चुकाने के लिए काम करने दीजिए। इससे पहले कि तांग शिन क्रोधित हो पाता, उसने वांग जियाओ को अपने पीछे इशारा करते हुए देखा, मैंने उसका इस्तेमाल कर्ज चुकाने के लिए किया। तांग शिन ने पीछे मुड़कर देखा, वो स्तब्ध थी। यान हाओ उसके पीछे खड़ा था। बदमाश सड़क पर लोगों को लूटता था, लेकिन वह मैं नहीं था जिसे पसंद किया गया। तांग शिन बहुत ही मिश्रित स्वभाव की थी। मुझे नहीं पता कि मुझे इस बात के लिए आभारी होना चाहिए कि मुझे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, या मुझे इस बात पर गुस्सा होना चाहिए कि मैं वैसे भी एक खूबसूरत महिला हूं और मेरी तुलना किसी पुरुष से नहीं की जा सकती। यान हाओ अपने दाहिने हाथ से अपनी कमर के चारों ओर लगे लंबे चाकू को छूने से खुद को रोक नहीं सका। तांग शिन ने सोचा, वैसे भी यान हाओ अभी अभी उसके साथ काफ़ी समय तक भागा था, इसलिए वह उसे सौंपने के लिए इतना अधर्मी नहीं हो सकता। हालांकि वांग जियाओ यान हाओ से एक स्तर पीछे है, लेकिन एक दर्जन से अधिक सहायक हैं। संघर्ष से बचने की कोशिश करें। इसलिए उसने वांग जियाओ से चर्चा करने की कोशिश की, मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मेरे पास सामान है। क्या मैं पैसे के बदले सामान ले सकती हूँ? माल? किस तरह का माल? वांग जियाओ उत्सुक था। तांग शिन को गर्व है, सबसे अच्छी हीमोस्टेटिक क्रीम, प्रभाव तेज है, प्रभाव अच्छा है। हीमोस्टेटिक क्रीम? वांग जियाओ ने फिर से बड़बड़ाया। उसने इस दवा के बारे में कभी नहीं सुना था। क्यूई परिवार? नहीं, तांग परिवार से। वांग जियाओ ने तुरंत व्यंग्य किया, फॉट कहना क्यूई की दवा नहीं है, मैं कचरा स्वीकार नहीं करता। बकवास। यान हाओ के बाद वांग जियाओ ने तांग शिन को सफलतापूर्वक परेशान कर दिया। कारण या कुछ और, तुरंत गायब हो गया। तांग शिन अचानक हंस पड़ी, जिससे वांग जियाओ के बाल डर गए और वे घबरा गए। क्या ये बकवास है? क्या तुम नहीं जानते कि अगर तुम इसे स्वयं आजमाओ तो? यान हाओ, उसे पकड़ो। जैसे ही आवाज गिरी, यान हाओ वांग जियाओ के पास गया, वांग जियाओ के पेट पर मुक्का मारा और उसके हाथों के जोड़ हटा दिए। सुअर जैसी चीख निकली। ये पुष्टि करने के बाद कि वांग जियाओ हिल नहीं सकता, यान हाओ ने अपना गुस्सा निकालने के लिए कुछ और घूंसे मारे। आसपास के लोग डरे हुए थे और उसके कुछ आदमी लोगों को बचाने के लिए दौड़ पड़े। तांग शिन ने ठंडी निगाह से देखा और कहा, अगर तुम्हें मौत से डर नहीं लगता तो यहाँ आओ। अचानक किसी की हिम्मत नहीं हुई आगे बढ़ने की। सबसे ताकतवर बॉस को तुरंत दबा दिया गया और वे मरने के लिए ऊपर चले गए। तांग शिन ने एक हाथ में बांस का बक्सा लिया, दूसरे हाथ में छोटे जूते से खंजर निकाला और वांग जियाओ के पास गया। अगर मुझे सामान नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे शरीर पर 17 या 8 घाव बनाऊंगा और फिर दवा लगाऊंगा, तुम्हें पता चल जाएगा कि मरहम प्रभावी है। कितना बढ़िया। 17 या 8 घाव? वांग जियाओ ने अपने सामने वाले व्यक्ति को बड़ी आंखों से देखा और पाया कि वह अपने शरीर पर चाकू का इस्तेमाल करने के बारे में गंभीर थी और सोच रही थी कि कैसे शुरू किया जाए। वो तुरंत चिल्लाया, नहीं, मुझे लगता है कि मरहम बहुत अच्छा काम करता है।
मेरा मुंह जल्दी खराब हो जाता है, मैंने बस गलत बात कह दी। तांग शिन मुस्कुराई, चूंकि मरहम का प्रभाव इतना अच्छा है तो क्या आप एक बॉक्स चाहते हैं? अब जब नया स्टोर प्रचार मूल्य पर खुल गया है तो आप केवल 300 क्रेडिट के लिए एक बॉक्स खरीद सकते हैं। जब आप पास से गुजरे तो इसे न चूकें। ये स्पष्ट रूप से ब्लैकमेल है। वांग जियाओ ने रूखेपन से कहा, मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं है। मेरे शरीर पर क्यूई का हेमोस्टेटिक पाउडर है, इसलिए मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। आप किसी और से पूछ सकते हैं। अरे, तांग शिन ने अचानक खंजर निकाला जिससे एक तेज ब्लेड निकला और अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाने लगा। तो मैं पहले तुम्हें 20 या 30 चाकू मारूंगा। जब हेमोस्टेटिक पाउडर का उपयोग हो जाएगा तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी। वांग जियाओ का चेहरा ये सुनते ही हरा हो गया। जब जीक्सू सान का उपयोग किया जाएगा तो इसकी आवश्यकता होगी का क्या मतलब है? वह कोमल और सुंदर थी, एक सुंदर लड़की थी, वह अपनी हड्डियों में एक जानवर थी। आप ऐसा नहीं कर सकते। तुमने कहा कि बड़ी मुट्ठी ही नियम है। मेरी मुट्ठी तुमसे बड़ी है। बेशक नियम मैं ही तय करूंगा। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं और मैं मरहम खरीदने में सक्षम नहीं हूँ। अगर मैं इसे खरीद सकता हूँ तो मैं निश्चित रूप से इसका संरक्षण करूंगा। सच में, वांग जियाओ ने खुद को ईमानदार दिखाने के लिए अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की पूरी कोशिश की। तांग शिन ने आह भरते हुए कहा, तुम ऐसी बातें क्यों कहते रहते हो जो मुझे तुम्हें चाकू मारने के लिए मजबूर करती हैं? मैं एक डिब्बा नहीं खरीद सकता, इसलिए मुझे तुम्हारे शरीर को फिर से खरोंचना होगा, कुछ मरहम लगाना होगा और बाकी तुम्हें बेचना होगा। उसके चेहरे पर मुस्कान जम गई और वांग जियाओ ने अपने सामने खड़े आदमी को उदास भाव से देखा, मानो उसने कोई विदेशी प्राणी देख लिया हो। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद तांग शिन ने उसे बेवकूफ़ी से देखा और कुछ नहीं कहा। ठीक है, चूंकि मैं एक बॉक्स नहीं खरीद सकता, इसलिए जब तक आप इसे खरीदने में सक्षम नहीं हो जाते मैं आपको कुछ हिस्सा खाने में मदद करूंगा। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है कि आप इसे पहले से ही अनुभव कर सकते हैं। तांग शिन ने चाकुओं की फिर से तुलना शुरू की ताकि ये देखा जा सके कि कहाँ और कैसे वार उचित था। जब खंजर गिरने वाला था, वांग जियाओ ने अपनी आंखें बंद कर ली और जोर से चिल्लाया, 1 मिनट रुको। तांग शिन असंतुष्ट थी। क्या बात है? मैंने एक बार बात खत्म कर दी। मैं इस बार बकवास करूंगी। मैं तुम्हारा मुंह बंद कर दूंगी और मरहम लगाने के बाद ही बोलूंगी। वांग जियाओ ने जल्दी से कहा, किसी ने मुझे अभी अभी पैसे दिए हैं और मेरे पास भी कुछ पैसे हैं, इसलिए मैं इसे लगभग खरीद सकता हूँ। सच में? तांग शिन की आंखें चमक उठीं और जब वह खंजर को उठाते उठाते थक गया तो उसने आराम किया और उसे अपनी गर्दन के पास रख लिया। अपने अधीनस्थों को पैसे इकट्ठा करने दो। ये औरत पागल है। वांग जियाओ ने अपने आसपास के लोगों पर चिल्लाते हुए कहा, क्या तुमने सुना? सभी अमीरों को बाहर निकालो और उन्हें वापस कर दो। परिधि ने तुरंत पैसे जमा करना शुरू कर दिया। लोगों के एक समूह में आप 1 या 2 बैंकनोट निकालते हैं, मैं कुछ सिक्के निकालता हूँ। बस एक स्टॉल से एक लकड़ी का बक्सा लेता हूँ और उसे स्थापित करता हूँ और सम्मानपूर्वक बॉक्स को यान हाओ को सौंप देता हूँ। यद्यपि यान हाओ स्पष्ट रूप से शक्तिशाली है, लेकिन महिला इतनी भयानक है कि वह उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करती। वांग जियाओ ने कहा, कुछ अभी भी मेरी जेब में है। यान हाओ ने झुककर अपनी जेब में हाथ डाला और कुछ नोट निकाले। ध्यान से गिनते हुए कहा, कुल 276। वांग जियाओ अपने दिल को डूबने से नहीं रोक सका और उत्सुकता से कहा, नायिका क्षमाशील है, मेरे पास वास्तव में कोई पैसा नहीं है। आप यहाँ प्रतीक्षा क्यों नहीं करते और मुझे इसे वापस लेने देते हैं? कृपया चाकू घोंपें। इसे भूल जाओ, चूंकि तुम इस स्टोर में पहले ग्राहक हो, इसलिए एक अंश नहीं गिना जाता है। अतिरिक्त मरहम तुम्हें दे दिया जाता है। तांग शिन ने अच्छे मूड में बैंकनोटों के ढेर को देखा और खुशी से खंजर को दूर रखा और खंजर म्यान पर रख दिया। वांग जियाओ की जेब में एक बांस का डिब्बा रख दिया। आपके पास एक बड़ा फायदा है। धिक्कार है, उसे सानवु उत्पादों को उच्च कीमत पर खरीदने के लिए मजबूर करने के लिए बल का उपयोग करें। अंत में ये कहना बेशर्मी है कि यह एक फायदा है। चेहरे पर वांग जियाओ ने एक चापलूसी भरी मुस्कान बिखेरी। धन्यवाद, धन्यवाद। अगली बार फिर से आने के लिए आपका स्वागत है। याद रखें, नाम है तांगमेन हेमोस्टेटिक ऑइंटमेंट। जाने से पहले तांग शिन ने बचे हुए बांस के बक्से अपनी जेबों में रख लिए और भविष्य में स्टोर का प्रचार करना नहीं भूला। मैं करूंगा। वांग जियाओ ने जल्दी से सिर हिलाया। जब तक आप इस प्लेग देवता को दूर भेज सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। उन्होंने 5 शब्दों तांगमेन हेमोस्टेटिक मरहम को दृढ़ता से याद किया। भविष्य में एक चक्कर देखने के लिए दृढ़ संकल्प किया। दोनों प्लेग देवताओं को दूर जाते देख वांग जियाओ ने अपने आदमियों से चिल्लाकर कहा, मैं अपनी मदद नहीं कर सकता। दूसरे स्टॉल मालिक इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर भाग गए। वांग जियाओ को इसकी परवाह नहीं थी। आज जब वो बाहर गया तो उसने पंचांग नहीं पढ़ा था। उधर शहर में घुसने के बाद तांग शिन लगातार मुस्कुराता रहा, लकड़ी के बक्से में रखे पैसे बार बार गिनता रहा। उसने भावुक होकर कहा, कैसा धंधा? पैसे पाने के लिए सीधी डकैती बहुत तेज है, धंधा नहीं है। हालांकि पैसा उसके लिए सिर्फ एक संख्या है, लेकिन आज उसे एक के बाद एक तिरस्कृत किया गया। उसने आखिरकार एक मरहम बेचा।
उसके हाथ में आया बदलाव आंखों को बहुत अच्छा लग रहा था। तुम क्या खाना चाहते हो? मैं तुम्हें कुछ खिलाऊंगा। तांगशिन ने नोट हिलाए, बिल्कुल किसी नवधनाढ्य की तरह। यान हाओ ने शिकायत करने से परहेज किया। वह एक सुरक्षा गार्ड था और उसे भोजन, कपड़े, आवास और परिवहन के लिए जिम्मेदार माना जाता था। इसके अलावा उसे हर महीने अपने नाम के कार्ड में अपना वेतन जमा करना पड़ता था। अपनी कमर पर लंबे चाकू को छूते हुए उसने उसे एक अच्छा चाकू दिया, इसलिए उसे इसकी परवाह नहीं थी। बारबेक्यू। तांगशिन सहमत हो गया। हर ग्रह पर कुछ लोग जीविका के लिए शिकार करते हैं, सुबह शिकार करने निकल जाते हैं और दोपहर में शहर लौटकर बाजार में जानवरों को बेच देते हैं और उनमें से ज्यादातर को पैसे के लिए बेच देते हैं। हाथ में पैसे लेकर तांगशिन ने सीधे जंगली जानवर बेचने वाली जगह ढूंढी और 2 मोटे खरगोश खरीद लिए। जैसे ही उसने पैसे चुकाए वह पलटी और यान हाओ की ओर मुस्कुराई। तुम्हारा स्वाद अच्छा है। मैंने औषधीय भोजन का अध्ययन किया है। खरगोशों को भूनते समय मैं खरगोशों और जड़ी बूटियों को एक साथ भून सकती हूँ, जो अधिक स्वादिष्ट और शरीर के लिए अच्छा होता है। वांग जियाओ, जो बेवजह यान हाओ से अपने शरीर को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, एक भावशून्य चेहरे के साथ बोला, 2 खरगोश, प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक, और जो भी भूनेगा वह उसे खा जाएगा। वैसे भी वह पूरी तरह से सशस्त्र है और कभी भी जबरदस्ती स्वीकार नहीं करता। तांगशिन गुस्से में थी और मजाकिया भी और थोड़ी असहाय भी। यह सही नहीं है। वह नंबर 1 फार्मासिस्ट है। नंबर 1, तुम कहाँ गए थे जहाँ तुम्हें अस्वीकार कर दिया गया था? क्या आप बारबेक्यू करने जा रहे हैं? स्टॉल का मालिक एक युवा व्यक्ति था जो खुशी से मुस्कुरा रहा था। उसने दोनों के बीच बातचीत सुनी और उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, मेरे यार्ड के बगल में आप यार्ड में बारबेक्यू कर सकते हैं। मुफ्त में जलाओ लकड़ी, चाकू और टैबलवेयर उपलब्ध कराए जाते हैं। तांगशिन आश्चर्यचकित थी। ये बहुत सुविधाजनक है, बहुत विचारशील है। युवक ने हंसते हुए कहा, ग्राहकों को सुविधा देने के लिए कई ग्राहक वापस लौट रहे हैं। घर खरीदने के लिए पैसे कैसे मिलेंगे? आदमी ने पैसे लिए और खरगोश को रस्सी से बांधकर आगे बढ़ा दिया। एक खरगोश को एक छड़ी से बांधा जाता है और 2 को 2 छड़ियों से बांधा जाता है। यान हाओ ने खरगोश को लेने की पहल की और उसे अपने हाथ में उठाकर तांगशिन के पीछे पीछे आंगन में चला गया। तांगशिन ने आंगन में जाकर देखा कि वह युवक विनम्र था। आंगन में हर जगह आग जलाई गई है, बस आग जलाएं और फिर लकड़ियों को आग पर रखकर सेंकें। एक चारकोल ग्रिल भी है। आप खेल को छोटे टुकड़ों में काट सकते हैं और इसे ग्रिल पर भून सकते हैं। यान हाओ ने चुपचाप 2 आग जला दी और 2 खरगोशों को ले गया ताकि तांगशिन पहले उन्हें चुन सके। तांगशिन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, एक को हाथ में लिया और उसे पकाने के लिए आग पर रख दिया। केवल कुछ देर के लिए मांस की गंध हवा में भर गई। तांगशिन समय समय पर छड़ी को घुमाती थी और खरगोश पर कट लगाने के लिए चाकू का इस्तेमाल करती थी ताकि मांस समान रूप से गर्म हो जाए और इसे पकाना आसान हो जाए। जब खरगोश की सतह हल्की पीली हो गई और तेल आग पर टपकने लगा तथा कड़कने जैसी आवाज करने लगा तो उसने रिंग से 2 नीली घास निकाली, मोटी खरगोश के पेट में नीली घास ठूंस दी, नमक छिड़का और भूनना जारी रखा। ब्लूग्रास एक दुर्लभ खाद्य जड़ी बूटी है जो स्वभाव से मीठी होती है। ये शिरोबिंदुओं को गर्म कर सकती है तथा पूरे शरीर को पोषण दे सकती है। जब खरगोश की सतह सुनहरे पीले रंग की हो गई तो तांगशिन ने छड़ी को हटा दिया, चाकू से खरगोश के मांस के कुछ टुकड़े काटे और उन्हें एक प्लेट पर रख दिया। फिर उसने छड़ी को प्लेट पर रख दिया। प्लेट लेकर यान हाओ के पास गई, बैठ गई, प्लेट नीचे रख दी, बांस की छड़ी से खरगोश के मांस का एक छोटा टुकड़ा उसके मुंह में डाला, खाओ। यान हाओ ने अपना चेहरा बर्फ के टुकड़े पर टिकाया, ये सोचते हुए कि वह हार मान रही है। गोदाम में आदान प्रदान की गई ईंट और मोटा पुस्तकों के बारे में सोचते हुए यान हाओ ने पूछना चाहा, क्या आपने जड़ी बूटियों को पहचाना है? क्या आप जानते हैं कि इसमें कौन सी जड़ी बूटी डाली गई है? क्या आपको यकीन है कि चीजें लोगों को नहीं खाएंगी? मुझे पता है, आप खुद ही खाएं। तुम मेरे रक्षक हो, तुम्हें खाना पड़ेगा। उन्हें कभी पता नहीं था कि गार्ड का ये कर्तव्य है और गार्ड कोड में इसका उल्लेख नहीं था। यान हाओ ने जोर देकर कहा, तांग परिवार ने गार्डों को मालिक द्वारा पकाया गया भोजन खाने की शिक्षा नहीं दी थी। लेकिन आप तांग परिवार के रक्षक नहीं हैं, आप मेरे निजी रक्षक हैं। तांगशिन को आत्मविश्वास महसूस हुआ और उसने बांस की छड़ी को अपने मुंह के करीब लाते हुए कहा, खाओ। बर्फ के टुकड़े के चेहरे पर एक दरार दिखाई दी। यान हाओ ने अपने दांत पीस लिए, अपनी आंखें बंद कर लीं और मांस को एक ही बार में खा लिया। क्वांडांग ने जहर आजमाया। उसे आज्ञाकारी ढंग से मांस खाते देख तांगशिन खुलकर मुस्कुराया, फिर मांस का एक और टुकड़ा डाला और उसे अपने मुंह में ले आया। चलो। यान हाओ ने इधर उधर देखा और फार्मेसी को कुछ ही दूरी पर देखा, राहत महसूस की और दूसरा निवाला खाया। वैसे भी मालिक के पास क्रेडिट है और अगर खाने के बाद कोई दुष्प्रभाव होता है तो वह तुरंत डॉक्टर की मदद लेने के लिए भाग जाता है। एक के बाद एक निवाला खाने के बाद प्लेट में रखा मांस खिला दिया गया। तांगशिन बहुत खुश थी। खिलाने से पहले उसे काटने ही वाली थी कि यान हाओ ने पूछा, क्या मालिक का खाना स्वीकार करना एक गार्ड का कर्तव्य है? क्या मैं खुद ऐसा नहीं कर सकती?
तांग शिन अवाक रह गई, क्योंकि वह उसे अपना भुना हुआ मांस खाने के लिए मजबूर करना चाहता था। उसने पहला निवाला खाया और अनजाने में उसे खिलाता रहा। उसने अपने हाथ में पके हुए खरगोश की एक छड़ी यान हाओ की ओर फेंकी, जैसे कि गर्म आलू फेंक रही हो। तुम इसे खुद खाओ। पहली मुलाकात से ही उसे पता चल गया था कि वह उसके खिलाफ साजिश रच रही है। बेशक यह उजागर हो गया था और फिर भी दिखावा कर रहा था। यान हाओ ने स्थिरता से छड़ी पकड़ ली। मैं तुम्हें वह हिस्सा दूंगा जो मैंने पकाया है। तांग शिन ने गर्व भरे चेहरे के साथ मना कर दिया, तुम मेरे जैसे स्वादिष्ट नहीं हो। यान हाओ थोड़ा असहाय था। चलो इसे छोड़ देते हैं, मैंने उस हिस्से को नहीं हिलाया है। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप इसे फिर से पका सकते हैं। खरगोश के मांस या किसी और चीज़ का एक हिस्सा खाना बहुत अंतरंग था और वह इसे स्वीकार नहीं कर सका। क्या मास्टर बहुत स्पष्ट होने की कोशिश कर सकता है, पूरी तरह से षड्यंत्रकारी? ये सोचकर वह उदास हो गया। आज़ाद होने में 3 साल लगते हैं। ठीक है, तांग शिन ने स्वीकार किया, जिसने उसे यान हाओ को उसका हिस्सा खत्म करने के लिए मजबूर करने के लिए कहा था। इसलिए नीली घास को भर दिया, नमक छिड़का और फिर से संसाधित किया। जब सुगंध आने लगी तो वह खुद को रोक नहीं सकी और पहले स्वाद लेने के लिए उसने चाकू से मांस का एक छोटा टुकड़ा काट लिया। खैर, बाहरी त्वचा कुरकुरी है, अंदर का मांस चिकना और कोमल है और इसमें शहद जैसी मीठी गंध है। इसे चबाएं, इसका स्वाद उतना ही अच्छा है जितना याद है। तांग शिन संतुष्ट होकर गुनगुनाना चाहता था। जब उसने बगल की ओर देखा तो यान हाओ खरगोश का मांस खाकर बैठ गया था और उसके चेहरे पर काली रेखाएं थीं। तुम क्या कर रहे हो? यान हाओ ने 4 शब्द कहे, खाने के बाद अभ्यास करें। तांग शिन ने कंधे उचका दिए। वह एक साधक के विचारों को समझ नहीं पाई, या यह इसलिए है क्योंकि यान हाओ वर्तमान शक्ति रखने के लिए मेहनती है? वास्तव में यान हाओ हमेशा तैयार रहता है। हालांकि उसने इस बात से इनकार नहीं किया कि खरगोश का मांस स्वादिष्ट था, लेकिन उसने अपनी आंखों से देखा कि उसके मालिक ने उसमें क्या भरा था। अगर वह खरगोश का बोटुलिनम खाता है तो उसे कुछ ताकत बचाकर खुद ही अस्पताल भागना पड़ता है। अगर जहर के बाद उसका मालिक उसे दवा देता है तो उसके पास रोने के लिए वाकई कोई जगह नहीं बचती। लेकिन इंतजार करने के बाद यान हाओ को अचानक लगा कि कुछ गड़बड़ है। एक योद्धा के रूप में वह अपने शरीर के हर हिस्से के स्वास्थ्य के बारे में बहुत जागरूक है। खरगोश का मांस खाने के कुछ समय बाद उसने अपने दाहिने बछड़े के माध्यम से एक गर्म धारा बहने का हल्का सा एहसास किया। यान हाओ हैरान रह गया। उसकी दाहिनी पिंडली पहले भी गंभीर रूप से घायल हो चुकी थी और उसका समय पर इलाज नहीं हुआ। हालांकि बाद में वह ठीक हो गया, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि उसकी दाहिनी पिंडली बरसात के दिनों में या जब मौसम थोड़ा गीला हो जाता है तो ताकत नहीं लगा पाती है और कभी कभी दर्द भी होता है। लेकिन अब जब गर्म धारा दाहिनी पिंडली से होकर बहती है तो वह वास्तव में दाहिनी पिंडली में बहुत अधिक आरामदायक महसूस करता है। मुझे नहीं पता कि यह उसका भ्रम है या नहीं। मुझे हमेशा लगता है कि दाहिनी पिंडली का उपयोग करना थोड़ा आसान है, यहाँ तक कि दर्द के लक्षण भी सामान्य से हल्के होते हैं। यान हाओ ने अपना सिर तांग शिन को देखने के लिए घुमाया। उसकी आंखें अनिश्चित थीं। वह वास्तव में दवा जानती है? तांग शिन सही तरीके से खा रही थी, उसे भूख लगी थी और उसने बस चबाने के लिए एक छड़ी ली। यान हाओ को अपनी ओर देखते हुए देखकर वह मुस्कुराई और गर्व से बोली, तुम्हें कैसा लग रहा है कि तुम्हारा शरीर गर्म है? तुम्हें बता दूं, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। हर कोई मुझे एक प्रतिभाशाली डॉक्टर कहता है, स्टारक्राफ्ट में नंबर 1। यान हाओ ने बिना सोचे समझे हंस दिया, चाहे उसके शब्द डींग हाँक रहे हों या तथ्य। बस उसे एक छड़ी पकड़े और विजयी भाव से अपनी पूंछ चबाते हुए देखकर इस तरह का प्रतिभाशाली डॉक्टर वास्तव में सम्मानजनक नहीं है। जल्दी करो और खाओ, प्रतिभाशाली डॉक्टर। तांग शिन ने गुस्से से खरगोश का मांस चबाया। वो उसे एक बच्चे की तरह बहला रही थी, बिल्कुल भी ईमानदार नहीं थी। जब वह काफी खा पी चुकी तो उसे अचानक लगा कि उसकी जिंदगी पूरी हो गई है। वह उठ खड़ी हुई और बोली, जाओ, होटल में जाकर सो जाओ। यान हाओ ने उसका पीछा किया और सीधे खड़े होकर पूछा, मुझे नहीं पता कि भविष्य में मास्टर की क्या योजना है? तांग शिन ने पलकें झपकाईं और गंभीरता से कहा, मैं हर दिन खाने और सोने की योजना बना रही हूँ और सड़क पर एक दुकान लगाऊंगी जब तक कि मैं बोले से नहीं मिलती जो मेरे मरहम की सराहना करता है। अभी भी जादूगर का खेल खेल रहा हूँ। यान हाव भावशून्य था और उसने याद दिलाया, अब मेरे पास केवल 200 से ज्यादा क्रेडिट बचे हैं। अगर 2 लोग होटल में खाते पीते और सोते हैं तो यह ज्यादा दिन नहीं चलेगा। तांग शिन ने उनकी राय ध्यान से सुनी और कुछ देर तक इस पर विचार किया, या हम पहल करके लोगों को दोष ढूंढने के लिए बुलाते हैं और अधिक पैसे मांगते हैं? यान हाव ने पाया कि नए मालिक का सामना करते समय वो अक्सर अवाक रह जाता था। पहले की तरह तांग परिवार में हालांकि वह अक्सर नहीं बोलता था, लेकिन उसके दिल में वास्तव में एक जवाबी उपाय था। यह अब ऐसा है, मुझे नहीं पता कि मेरे मालिक के अगले वाक्य में क्या शब्द निकलेंगे। उसका मतलब था कि ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए उसे जल्द से जल्द कोई दूसरा रास्ता ढूंढना था, सिर्फ दवा बेचने के बजाय। लेकिन गुरु का मतलब सुनकर लगता है कि अगर आपको ज्यादा पैसे कमाने वाला कोई मिल जाए तो आप कुछ समय के लिए रुक सकते हैं। यह विचार किसी भी चैनल पर नहीं है। बगल में तांग शिन ने बात जारी रखी, मैं आपको बता रहा हूँ,
मैं अभी भी घृणा को आकर्षित करने में बहुत उच्च हूँ। जैसे ही प्रतिभाशाली डॉक्टर का नाम लिया जाता है, कितने लोग ईर्ष्या और जलन से भर जाते हैं और मेरी ओर दौड़ना चाहते हैं। मैंने फिलहाल किसी के पूरे इंटरस्टेलर तक पहुंचने के बारे में नहीं सुना है। चौथे स्तर का आदमी वांग जियाओ हुआंग शेक्सी के बाहर हर जगह परेशानी भड़काने की हिम्मत करता है। मुझे लगता है कि इस ग्रह का समग्र स्तर उच्च नहीं होगा। जब तक हम साथ मिलकर काम करते रहेंगे तब तक ये काम नहीं चलेगा। अगर हम अमीर नहीं बनना चाहते, यान हाओ और क्या कह सकता है। वह केवल आकाश की ओर देख सकता है और अवाक रह सकता है।